चलिए, तो लास्ट टाइम हमने दो तीन ग्रहों के बारे में बात कर ली थी। आज थोड़ा हम एक कॉन्सेप्ट से चीज़ों को चालू करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग भी है और यूपीएससी तक ने इस पे पूछा हुआ है। ठीक है कि गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे कि गोल्डी लॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन की अगर मैं बात करूं तो गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर पृथ्वी के जैसे ही जीवन की संभावनाएं हो। ठीक है, तो हम ऐसे क्षेत्र को ढूंढते हैं जहां पर पृथ्वी के जैसे ही रहने योग्य जगह हो और पृथ्वी के जैसे ही जहां पर जीवन की संभावनाएं हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वह क्षेत्र जहां पृथ्वी के जैसी ही पृथ्वी के जैसी ही जीवन की संभावनाएं हो। अब ये तो स्वाभाविक है कि ये हमारे किसी भी ग्रहों में नहीं है। पृथ्वी सिर्फ सौरमंडल में जो है वो पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां पर अभी जीवन की संभावना है। ठीक है, तो हम किसी और सौरमंडल में देखते हैं। ठीक है, तो हम्म, तो अगर हम बात करें कि किसी तारे से जो है वो उस दूरी वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, किसी किसी तारे से किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र किसी तारे से उस दूरी वाले दूरी वाले क्षेत्र जहां पर जहां पर ग्रह की सतह पर ग्रह की जहां पर ग्रह की सतह पर क्या हो, तरल जल मौजूद हो। क्योंकि पानी होगा जब भी संभावनाएं होगी, सतह पर तरल जल मौजूद हो। ठीक है, तो किसे हम कहेंगे कि किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र जहां पर ग्रह की तरह या पृथ्वी की तरह जो है वो तरल जल मौजूद हो, उस क्षेत्र को आप क्या कहोगे, गोल्डीलॉक्स जोन कहोगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये तारा है और यहाँ पर कोई ग्रह है। ठीक है, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जहाँ पर तरल पदार्थ है, ठीक है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, गोल्डीलॉक्स जोन। आई होप आप समझ गए होंगे कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है। ठीक है, ये तारा हो गया और ये ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मार्स की यानी कि मंगल की। तो मंगल या मार्स, तो देखो, तो मार्स किसे कहेंगे। ठीक है, तो जो मार्स है, पहली चीज तो नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो ये किस नंबर पर आता है, एरिया के डिस्टेंस एरिया के उससे देखें तो ये आता है 7th नंबर पर। ठीक है, 7 आकार में जो है वो आकार में ये 7वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य की दूरी के क्रम में ये कौन सा है, 4th नंबर का है। ठीक है, अब ये सूर्य की जो है वो एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, यानी यहाँ पर एक वर्ष कितने दिन में होगा, तो यहाँ पर एक वर्ष होता है 687 डेज में। ठीक है, पृथ्वी के 687 डेज में के बराबर यहाँ पर क्या होता है, एक साल पूरा होता है। ठीक है, फिर
यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी जो मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब आयरन ऑक्साइड क्या होता है भाई, लोहे पर जब जंग लग जाती है, ठीक है, लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसकी मिट्टी में फेरस ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, यानी कि मिट्टी लाल होगी, स्वाभाविक है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आपकी दो तरह की मिट्टी होती है, एक आपकी काली मिट्टी होती है और दूसरी आपकी लाल मिट्टी होती है, ठीक है। तो जो लाल मिट्टी होती है उसमें फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। यहाँ की मिट्टी में क्या ज्यादा है, मिट्टी में क्या आयरन ऑक्साइड ज्यादा है या फेरस ऑक्साइड ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आयरन ऑक्साइड होने के कारण से आपको पता है, मैंने बताया कि लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसे आप क्या कहते हो, लोहे पर जंग लग जाती है तो वो कलर कौन सा होता है, जंग लगे लोहे पर लाल कलर। तो ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो रंग कैसा हो जाएगा, रंग मिट्टी का हो जाएगा लाल। और लाल होने के कारण से इसे आप दूर से देखते हो तो ये लाल कलर का दिखाई देगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहोगे आप इसे, लाल ग्रह, ठीक है। तो अगर बात करूं मंगल की, तो मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इसके जो वायुमंडल होता है, इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है। अन्य गैसें जिसमें आती हैं क्या, आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद में आएगा आर्गन, आर्गन, ठीक है। आर्गन के बाद में आपका आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये गैसें, और अगर आप इन पर ध्यान दो तो ये सारी गैसें जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर ये सारी गैसें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं और अगर वहां देखें तो वहां का टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ 95% हो, अब सोच सकते हो वहां पर कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। फिर ये जो है, जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये जो है वो अपने अक्ष पर, ये जो ग्रह है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री, कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री, ठीक है। और 25 डिग्री झुके होने के कारण से जो है ये पृथ्वी के समान ही जो है वो लगभग दिन और रात होते हैं यहाँ पर, क्योंकि झुकाव के कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर ये अपने अक्ष पर कितना 25 डिग्री झुका हुआ है और इसलिए इसके दिन और रात जो है, दिन रात किसके समान होंगे, पृथ्वी के समान, ठीक है। दिन और रात पृथ्वी के समान होंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अगर बात करें कि इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है। एक है तुम्हारा फोबोस उपग्रह की अगर बात करें तो उपग्रह कौन से हैं, एक है इसका फोबोस और दूसरा जो उपग्रह है वो है डीमोस। दूसरा उपग्रह का नाम क्या है, डीमोस। तो एक उपग्रह है इसका फोमोस और दूसरा उपग्रह है इसका कौन सा, डीमोस, ठीक है। फिर फोमोस की अगर बात करें तो फोमोस सौरमंडल, वो सॉरी, डीमोस की अगर बात करूं तो डीमोस सौरमंडल का सबसे एक छोटा उपग्रह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल डिटेल्स में कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस। सौरमंडल का
सबसे छोटा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है? डीमोस होता है। चलिए, फिर उसके बाद बात करें, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है, उसका नाम है ओलंपस। ठीक है, ओलंपस मून्स, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वत की बात करूं तो निक्स ओलंपिया। ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, ये जो है वो कहाँ, ये दोनों ही सौरमंडल के सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये भी मंगल ग्रह पर है। कौन सा? ओलंपस मोन्स। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी जो है वो मंगल ग्रह पर है। ये जो है ना, ये निक्स ओलंपिया की अगर बात करूं तो ये जो है वो आपके एवरेस्ट से 3 टाइम बड़ा है, 3 यानी 3 गुना जो है वो बड़ा है, किससे? एवरेस्ट से। ठीक है, तो सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो कौन सा है? ओलंपस मोन्स। और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, जिसका नाम है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो बृहस्पति या जुपिटर की बात करूं तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का और भारी ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर बात करूं तो 12 वर्ष में जो है वो इस सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, कितने? 12 वर्ष में। यानी कि ये कितने? 12 वर्ष में। यहाँ पर एक साल कितने साल के बराबर होता है? पृथ्वी के 12 साल के बराबर। ठीक है, और अपने अक्ष पर जो कितने घूम लेता है, तो यहाँ दिन और रात बहुत तेजी से होंगे, तो ये अपने अक्ष पर 9 घंटे। ठीक है, तो दिन और रात, यानी एक दिन कितने का होता है? एक दिन यहाँ पर होता है 9 घंटे 56 मिनट। 9 घंटे 56 मिनट। ठीक है, इतने में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति जुपिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत फैक्चुअल डिटेल्स बनती हैं, हर एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह की अगर बात करें तो कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 79 जो है वो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं यहाँ पर? 79 उपग्रह हैं। ठीक है, और इसमें जो ऐसा नहीं है कि 79 उपग्रह सब एक ही साइज के हैं, ज्यादातर जो है वो छोटे ही साइज के हैं। ठीक है, फिर अगर इन 79 उपग्रहों की अगर बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो है वो गैनीमीड, कौन कौन से? गैनीमीड कुछ उपग्रह,
गैनीमीड। फिर उसके बाद है कैलिस्टो, कैलिस्टो। फिर उसके बाद है लो, लो यानी कि आयो, ठीक है, आयो। यूरोपा, यूरोपा, ठीक है। इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। इसके जो है वो सबसे बड़े उपग्रह हैं, ठीक है। और गैरीमीड की अगर बात करूं तो गैरीमीड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कमेंट बॉक्स में बताओ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा। गैनीमीड, गैनीमीड। एक ही पढ़ रहे ही लगता है, बाकी सब टाइम पास कर रहे हो। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, किसका उपग्रह है, और ये तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो बृहस्पति है उस बृहस्पति की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने जो है बृहस्पति की खोज की थी। जुपिटर की जो खोज की थी वो खोज किसने करी थी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड कौन सा है, तो लो जो है वो पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर मिलेंगे तुम्हें, लो उपग्रह पर। लो जो कि अभी हमने देखा, ठीक है। लो क्या, एक उपग्रह है, तो लो पर सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। किस पर पाए जाते हैं, लो पर, ठीक है। सौरमंडल की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है सौरमंडल के, ये जरूर लिख लेना, ना कि इसके। तो इसके तो रहेंगे ही रहेंगे जो सौरमंडल के रहेंगे तो, ठीक है। चलिए, अब एक चीज समझ लेते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग, नाम से ही पता चलता है पलायन कर गया, कहते हैं ना पलायन कर गया ने भाग जाना, ठीक है। तो पलायन वेग का मतलब होता है कि ऐसा वेग कि जब किसी भी चीज को कहीं से फेंको तो वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाए, ठीक है, और कभी लौट के वापस आए ना, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। यानी किसी भी चीज को इतनी स्पीड से फेंका जाए कि वो उसके ग्रेविटेशनल एरिया से ही बाहर चली जाए, तो उस चीज को आप क्या कहेंगे, उस चीज को आप कहेंगे पलायन वेग, ठीक है। तो पलायन वेग क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसी चीज जो कि इतनी स्पीड से फेंका जाए कि उसके ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर चली जाए, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर से अगर कोई चीज, अगर तुम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकते हो तो वो चीज फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर फेंकना है तुम्हें तो 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो, यानी कि इसका जो पलायन वेग की अगर मैं बात करूं तो पलायन वेग ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी की बात कर रहा था तो पृथ्वी में क्या था, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर यानी कि एक सेकेंड में आपको 11.2 किलोमीटर स्पीड लानी है, ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ 11.2 किलोमीटर स्पीड लानी है। यहाँ पर आपको एक सेकेंड में स्पीड कितनी लानी पड़ेगी, 59.6 किलोमीटर। यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड लानी है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। इसके कारण से जो है
इसका पलायन वेग भी ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, पलायन वेग भी उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर बात करें मार्स की, तो मार्स का जो पलायन वेग है वो कितना है कि पलायन वेग है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो इसका आकार बड़ा है, और इसका आकार बड़ा होने के कारण से ये तारे के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, स्टार जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम कहते हैं इसको सिमिलर टू स्टार या तारे सदृश। ठीक है, और इसे जो है मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है। ठीक है, तो इसके उपनाम क्या है? तारे जैसा। ठीक है, लाइक स्टार। और दूसरा जो है वो इसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ गॉड। ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसमें जो है वो तारे और यानी कि स्टार और प्लैनेट दोनों के ही जो है वो इसमें गुणधर्म है, यानी ये तारे की तरह भी और स्टार की तरह। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो खुद की रेडियो एनर्जी है। ठीक है, रेडियो एनर्जी है। दूसरी इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है वो लघु सौर मंडल भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये दोनों की तरह तारा यानी स्टार और ग्रह प्लैनेट दोनों की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसके पास रेडियो एनर्जी है, रेडियो एनर्जी है। फिर उसके बाद में इसके जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल में हाइड्रोजन गैसें हैं, हीलियम गैसें हैं और मीथेन गैसें हैं। ठीक है, अमोनिया है। तो ये सब जो है वो इसके वायुमंडल में है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लघु सौर मंडल, स्मॉल सोलर सिस्टम। लघु सौर मंडल। ठीक है, फिर जो है वो नासा द्वारा जो है वो बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासा ने जूनो कहाँ पर भेजा था? तो बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में भेजा था जूनो। नासा द्वारा भेजा गया उपग्रह यानी कि सैटेलाइट उपग्रह। ठीक है, कौन था? जूनो। 2011 में ये भेजा था। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी? यहाँ पर हमने बात कर ली बृहस्पति की। एक बार हम इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बृहस्पति के बारे में हमने क्या क्या देखा। ये एक्चुअल डिटेल्स यहाँ से बहुत बनी है कि सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी उपग्रह है। ठीक है, भारी ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा ये कितने 12 वर्ष में करता है। ठीक है, एक दिन में 9 घंटे और 56 मिनट, यानी कि यहाँ का एक दिन कितने 9 घंटे और 56 मिनट का होता है। ठीक है, साल बहुत बड़ा होता है लेकिन दिन बहुत छोटा होता है। फिर सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के हैं 79, लेकिन इसमें ज्यादातर छोटे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो इसके कुछ उपग्रह जिसमें कि गैनीपीड, कैलिस्टो, ठीक है, लो, यूरोपा है। अब जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने करी थी। लो की बात करें तो लो पर सबसे ज्यादा एक्टिव, सौरमंडल के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो मिलते हैं। यहाँ का जो पलायन वेग है वो है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको जो है वो तारे जैसा या मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसको में तारे और ग्रह दोनों की क्वालिटी है क्योंकि इस पे रेडियो एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और आपका अमोनिया जैसी गैसें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सनी की।
शनि की, शनि या सैटर्न, ठीक है। शनि या सैटर्न की अगर बात करें तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा, फिर इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर रिंग्स हैं, है ना, वलय है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस उपग्रह के चारों ओर वलय है, तो चारों ओर क्या है, इसमें वलय है, यानी कि रिंग्स है, ठीक है। ये इसकी खास विशेषता है। इसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सभी ग्रहों में सबसे कम डेंसिटी है इसकी, ठीक है, सबसे कम घनत्व। क्यों? क्योंकि ये गैसों से बना हुआ है, ठीक, इस कारण से। फिर इसकी बात करूं तो इसका जो ऊपरी वायुमंडल है, ठीक है, वो अमोनिया, पीले अमोनिया की परत से ढका हुआ है, ठीक है, पूरा, इसलिए इसे पीला ग्रह कहते हैं। तो वायुमंडल की बात करूं तो वायुमंडल में क्या है, पीला अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीला ग्रह। इसको क्या कहते हैं, पीला ग्रह। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो है वो 14.7 वर्ष में यहाँ पर एक खगोलीय घटना, ठीक है, एक खगोलीय घटना में क्या हुआ था, कितने, प्रत्येक 14.7 अरब वर्ष में एक खगोलीय घटना में जो शनि ग्रह है, वो शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए बिल्कुल लुप्त से प्रतीत, है ना, होते नहीं है लेकिन हमें लुप्त से प्रतीत लगते हैं, और इसे कहा जाता है रिंग क्रॉसिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है रिंग क्रॉसिंग किससे संबंधित है, तो रिंग क्रॉसिंग जो है वो किससे संबंधित है, शनि से। तो एक्चुअल में रिंग क्रॉसिंग है क्या, कि रिंग क्रॉसिंग में क्या होता है कि भाई 14.7 वर्ष में, 14.7 वर्ष में क्या होता है, शनि के छल्ले लुप्त हो जाते हैं, शनि के छल्ले शनि के छल्ले कैसे हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहोगे तुम, रिंग क्रॉसिंग कहोगे, ठीक है। फिर जो है वो इसके वायुमंडल में जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें जो कि इधर मिलती हैं, इसलिए इसको गैसों का गोला कहते हैं। इसमें भी गैसें जो है वो बृहस्पति जैसी मिलेगी, बृहस्पति जैसी, और इसे आप क्या कहोगे, गैसों का गोला, गैसों का गोला कहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब बात करें कि जो शनि है, वो शनि एक चक्कर, यानी कि यहाँ पर एक वर्ष कितने का होता है, तो एक वर्ष पृथ्वी के 29 वर्ष के बराबर होता है यहाँ, ठीक है। एक दिन जो है वो एक दिन कितने का होता है, तो एक दिन यहाँ पर होता है 10 घंटे 40 मिनट का, 10 घंटे 40 मिनट का जो है वो यहाँ पर एक दिन होता है। शनि का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह कौन सा था, टाइटन, टाइटन जो है शनि का पहला खोजा गया उपग्रह, ठीक है, वो पहला टाइटन जो है शनि का पहला खोजा गया उपग्रह था, ठीक है। इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके जो है वो 82 उपग्रह हैं, उपग्रह कितने हैं इसके, 82 उपग्रह हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें एनसेलेडस जो है वो एनसेलेडस उपग्रह पर यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है। जो अंतिम ग्रह है, ठीक है, इसका जो अंतिम ग्रह है, उपग्रह है, जिसे आंख से देखा जा सकता है, यानी कि ये एक ऐसा, देखो,
अगर आप बुध से देखोगे तो बुध से शनि तक को तुम जो है वो आसमान में देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा अंतिम ग्रह है जिसको हम आंख से देख सकते हैं, इसके बाद नहीं देख पाएंगे हम आकाश में। अंतिम ग्रह जिसे आंख से देखा जा सकता है, ठीक है, जिसे आंख से देखा जा सकता है। जो टाइटन की बात करूं तो टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा उपग्रह है, ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा लार्जेस्ट, ठीक है, दूसरा लार्जेस्ट उपग्रह, ठीक है। तो फिर उसके बाद में बात करें, जो फोबे उपग्रह है, फोबे उपग्रह शनि के अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है वो उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे सारे ग्रह जिस दिशा में घूमेंगे उससे उल्टी दिशा में कौन घूमेगा, फोबे ग्रह, फोबे, ये उल्टी दिशा में घूमने वाला उपग्रह, ठीक है। उल्टी दिशा में घूमने वाला उपग्रह कौन सा है, फोबे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, शनि की। अब हमारे दो बचे हैं, यूरेनस और प्लूटो, ठीक है। तो यूरेनस और प्लूटो के बारे में हम कल देखेंगे, फिर उसके बाद में वो यूरेनस और नेपच्यून के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे धूमकेतु की, ठीक है। फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह की, ये क्या होते हैं, पुच्छल तारा धूमकेतु को ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।